स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अदर सिक्योरिटीज़ की। लास्ट के 3 लेक्चर में हमने बात की थी कि जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं कंपनी के थ्रू अपने कैपिटल को रेज़ करने के लिए, जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, और कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाती हैं अपने कैश को रेज़ करने के लिए। तो उसमें हमने कुछ सिक्योरिटीज़ की बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ और सिक्योरिटीज़ की जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हम कमर्शियल पेपर के बारे में समझते हैं। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? तो जो कमर्शियल पेपर हैं ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है और ये शॉर्ट टर्म डेब्ट होते हैं। ये कॉरपोरेट सेक्टर इशू करता है और बेसिकली ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं। मतलब एक तरह का प्रॉमिस होता है कि हम इतने दिनों के बाद इसकी पेमेंट कर देंगे। इनको कंपनी के थ्रू भी इशू किया जा सकता है, लेकिन कंपनी के केस में क्या होना ज़रूरी है कि उनकी जो नेट वर्थ है, मतलब उनकी जो नेट एसेट है, वो 5 करोड़ होनी ज़रूरी है। मिनिमम 5 करोड़ होना ज़रूरी है, तभी कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं। और ये जो कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं वो 5 लाख के मल्टीपल्स में होते हैं। जैसे 5 लाख का कमर्शियल पेपर हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, 15 लाख का हो सकता है, 25 लाख का हो सकता है। तो 5 लाख के मल्टीपल्स में इनको इशू किया जा सकता है। और इनका जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन होता है कमर्शियल पेपर्स का, वो 7 डेज़ का हो सकता है और अप टू 1 ईयर तक के लिए हो सकता है। ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि हम किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये हमेशा जो सीपी होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, उनको फेस वैल्यू पर इशू नहीं किया जाता, रादर उनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। जैसे सपोज अगर हम 5 लाख का कमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं तो वो 5 लाख में इशू नहीं किया जाएगा, उसको 490 480 में इशू करेंगे। लेकिन जब मेच्योरिटी डेट पर इन्वेस्टर को पे किया जाएगा तो फुल अमाउंट, दैट मीन्स 5 लाख पे किया जाएगा। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी इंटरेस्ट फॉर द इन्वेस्टर। तो ये है कमर्शियल पेपर। इसको कॉरपोरेट सेक्टर के थ्रू इशू किया जाता है और ये 7 डेज से 1 ईयर तक का हो सकता है। 5 लाख के मल्टीपल में इसको इशू किया जाता है। इसके बाद सेकंड सिक्योरिटी आती है, दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये जो है ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है और ये फंड के डिपॉजिटर के टाइटल से होता है। हम बैंक में स्पेसिफाइड टाइम के लिए अपने फ़ंड डिपॉजिट करवाते हैं, मतलब हमें पहले बैंक में कुछ टाइम के लिए अपने डिपॉजिट करवाने होते हैं और ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी नेगोशिएबल है, इसको हम मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। और ये इशू किसके थ्रू किया जाता है? शेड्यूल्ड बैंक और या हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इनको इशू कर सकती हैं। बैंक्स और डिपॉजिटर दोनों को बेनिफिट होता है सीडी का, क्योंकि बैंक को फर्दर मतलब प्री मैच्योर्ड पेमेंट नहीं करनी पड़ती हैं और जो डिपॉजिटर हैं वो सीडी को सेल कर सकता है इन सेकेंडरी मार्केट। अगर उसको मनी की पहले रिक्वायरमेंट है तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है इसको मार्केट में सेल करके वो अपना कैश को रिसीव कर सकता है। तो ये जो फ़ंड हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसी का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हमारा नेम होता है, टाइटल होता है। फ़ंड को कुछ टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है। तो एक तरह से बैंक की सिक्योरिटी होती है, बैंक ने सिक्योरिटी इशू की है और कमर्शियल बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू कर सकती हैं। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी आती है दैट इज़ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्या होते हैं? इसमें बेसिकली इन्फ्लेशन का मतलब जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसमें इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो इंटरेस्ट की अमाउंट को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। ये जो बॉन्ड होते हैं ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक्ड होते हैं और ये इन्वेस्टर की मनी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा।
उनको इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पर। ठीक है, जैसे अगर सपोज अगर इन्फ्लेशन रेट 2% की हैं तो जो इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा 2% से ज़्यादा का होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 5% की हो जाती हैं और गवर्नमेंट 2% का इन्फ्लेशन रेट से ओवर कुछ उनको पे करती हैं तो गवर्नमेंट पूरा जो इंटरेस्ट पे करेगी वो 7% का होगा इन्वेस्टर के लिए। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड होते हैं जो बेसिकली प्राइजेस में होने वाले फ्लक्चुएशंस को कवर अप करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इक्विटी वारंट। तो इक्विटी वारंट का मतलब क्या होता है? वैसे तो इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं, लेकिन कई बार जो इक्विटी होती हैं वो डेट के साथ अटैच्ड हो जाती हैं। जब इक्विटी डेट के साथ अटैच हो जाती हैं तो वो इक्विटी वारंट बन जाती हैं। और ये जो वारंट होते हैं मतलब इसमें होल्डर को इक्विटी शेयर का एक फिक्स्ड नंबर परचेज करना होता है और ये जो नंबर परचेज किया जाता है वो प्री डिटरमाइंड रेट से होता है। मतलब फ्यूचर पर उसको परचेज करना होगा लेकिन रेट पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं। अगर फ्यूचर की डेट पर इक्विटी का मार्केट प्राइस स्पेसिफाइड प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तो ये इक्विटी शेयर वारंट के जो होल्डर होगा उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि होल्डर उस टाइम क्या कर सकता है, होल्डर के पास ऑप्शन होती है कि वो इक्विटी वारंट को शेयर में कन्वर्ट भी करवा सकता है। अगर तो इक्विटी की शेयर की वैल्यू स्पेसिफाइड प्राइस से कम हो जाती है तो जो होल्डर है वो इस एक्सरसाइज को ऑप्ट करेगा ही नहीं। तो इक्विटी वारंट जो होते हैं नॉर्मली ये वेंचर कैपिटल फर्म के थ्रू इशू किए जाते हैं, न्यू फर्म के थ्रू इशू किए जाते हैं, जो फर्म अभी ग्रो कर रही होती हैं, जो ग्रोइंग फर्म है उनके थ्रू इशू किए जाते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की उनको फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर नहीं करना पड़ता कि जो शेयर इशू करने का जो खर्चा होता है वो इस केस में नहीं होता है। जब इसको एक्सरसाइज किया जाता है मतलब जब लोग इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो वो इक्विटी फंड को रिसीव कर सकते हैं और इस केस में कॉरपोरेट सेक्टर को किसी भी तरह की फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर नहीं करना पड़ेगा। इन वारंट के ऊपर शेयर का नंबर मेंशन होता है, एक्सपायरी डेट क्या रहेगी और इसका एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, तो ये सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है, राइट। तो ये हैं इक्विटी वारंट। इसके बाद आते हैं कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का मतलब कॉलेबल कि आप कॉल करके उसको रिसीव कर सकते हो। तो ये बेसिकली कॉल ऑप्शन पर ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इशूअर इन बॉन्ड को मैच्योरिटी डेट से पहले भी रिडीम करवा सकता है। अगर बॉन्ड को इशू करने के बाद जो मार्केट रेट है इंटरेस्ट की वो कम हो जाती हैं, मतलब एक्चुअल में तो ज़्यादा रेट पर हमने उनको इशू किया था, बॉन्ड को इशू किया था, तो फिर इशूअर के पास ही ऑप्शन होती है जो इशू कर रहा है तो वो कॉल ऑप्शन को कर सकता है, मतलब वापस वो ले सकता है ड्यू डेट से पहले, तो वो पेमेंट को पे कर सकता है अगर इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब पहले जो ओरिजिनली जब हमने इशू किया था तो वो रेट ज़्यादा थी और मार्केट रेट हमारी कम हो जाती हैं बॉन्ड को इशू करने के बाद, तो जो इशूअर है वो कॉल ऑप्शन के जो है उनको रिडीम कर सकता है ड्यू डेट से पहले। नेक्स्ट आता है बॉन्ड विद पुट ऑप्शन एंड पुलेबल ऑप्शन। अगर बॉन्ड के अंदर बॉन्ड होल्डर को फोर्स किया जाता है कि वो सिक्योरिटी को मैच्योरिटी डेट से पहले परचेज कर ले, तो इसमें जो बॉन्ड होल्डर है जिसने बॉन्ड को ख़रीदा है तो जिसने उसको इशू किया था उसको वो फोर्स कर सकता है कि दोबारा उसकी सिक्योरिटी को वापस परचेज कर लिया जाए मैच्योरिटी डेट से पहले, लेकिन इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड लाइक 2 सालों का है, 3 सालों का है, जिस सालों के बीच में हम उसको रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो जो रीपरचेज प्राइस होगा वो सिक्योरिटी के इशू के टाइम ही सेट हो जाता है और मोस्टली केसेस में ये पार वैल्यू होती है। तो बॉन्ड होल्डर जो होता है वो पुट ऑप्शन को ले सकता है अगर मार्केट रेट जो है वो इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन जो बॉन्ड है जो पहले इशू किए गए थे वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इशू किए गए थे,
तो उनको वापस रीपरचेज करने के लिए बोला जा सकता है कि शायद वो किसी और बॉन्ड को परचेज करना चाहता हो। तो ये होते हैं बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन एंड पुटेबल ऑप्शन। इसके बाद आते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये भी बेसिकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं और ये डीप डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू लाइक अगर 100 का है तो इनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। मैच्योरिटी पीरियड इन बॉन्ड का बहुत लंबा होता है और ये जो बॉन्ड होते हैं मोस्टली केसेस में ये पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इशू किए जाते हैं। IDBI ने डीप डिस्काउंट जो बॉन्ड थे वो 1 लाख की फेस वैल्यू को सिर्फ 2700 रुपीज़ में इशू किया था और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 25 ईयर का था, इसलिए जो इन्वेस्टर था उसको सिर्फ 2700 ही पे करना पड़ा था। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो इशूअर उसको 1 लाख रुपीज़, जो इशूअर था जिसने इशू किए थे तो 1 लाख रुपीज़ उसको पे किए। तो मीन्स जो मैच्योरिटी प्राइस होता है, फेस वैल्यू होती है और जो इशू प्राइस होता है उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट, इसके नाम से क्लियर है कि इसकी जो रेट होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो इसमें जो फ्लोटिंग रेट का मतलब इंटरेस्ट की जो रेट होती हैं वो बाकी के बेंचमार्क के साथ लिंक होती है। जैसे बैंक की अपनी जो बैंक रेट है, रेपो रेट है, ट्रेजरी बिल की जो यील्ड है, तो फ्लोटिंग रेट फिक्स की जाती हैं। जितना भी बेंच रेट से ज़्यादा मार्जिन होगा उससे ज़्यादा ही उसको फिक्स किया जाता है। तो बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट में जैसे ही चेंज आता है तो इन बॉन्ड की भी जो रेट होते हैं वो चेंज हो जाती हैं, इसीलिए इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो पहले से फिक्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी है कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ भी होते हैं। इनको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि इनकी एक अच्छी मार्केट अवेलेबल होती हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लाइक जैसे अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें या कैश मैनेजमेंट बिल की बात करें तो ये सारे के सारे एक तरह से कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ये ऑलरेडी आ चुका है कि इनकी कोई इंटरेस्ट की रेट नहीं होती हैं, इनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है बट मैच्योरिटी डेट पर फेस वैल्यू पे कर दी जाती हैं। इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट कौन सा होगा? जो फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस होगा तो वही इनके लिए इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है रेगुलर इनकम बॉन्ड। रेगुलर इनकम का मतलब जिसमें एक रेगुलर इनकम जो होती है वो बॉन्ड होल्डर को मिलती रहती हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है और ये जो बॉन्ड होते हैं वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर इशू किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए इशू किए जाते हैं और इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी प्री डिटरमाइंड रेट से पे किया जाता है। इसमें रेगुलर इनकम बॉन्ड का एक एग्जांपल रिटायरमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये उनको इशू किए जाते हैं जो रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा है वो एक साथ ना लेकर रादर वो इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं। तो इन इन्वेस्टर्स को मंथली फिक्स्ड अमाउंट उनको मिल जाती हैं। कब मिलनी शुरू होती है? जब उनका जो वेटिंग पीरियड होता है वो उनका एक्सपायर हो जाता है, मतलब जो उनकी ऑप्शन होती हैं। इन्वेस्टर लमसम अमाउंट भी ले सकता है और इन्वेस्टर एक इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, तो उसको एक मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बॉन्ड जो होती हैं इसमें भी पुट एंड कॉल ऑप्शन होती हैं। इसके बाद जो सिक्योरिटी आती है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड बॉम्बे सेंसिटिव इंडेक्स या नेशनल स्टॉक इंडेक्स निफ्टी, इन दोनों से में जो चेंजेस आते हैं तो उनसे जुड़े होते हैं। तो जो भी मूवमेंट होती है सेंसेक्स में या निफ्टी में होती हैं तो उसके बेस पर इनको रिटर्न दी जाती हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं जो भी इनका मतलब जो प्रिंसिपल है या जो इंटरेस्ट होगा वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट की मूवमेंट से लिंक होते हैं। तो अगर वहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है, अगर वहाँ पे कम हो जाते हैं तो इनको कम इंटरेस्ट पे किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग बॉन्ड। ये बॉन्ड इन्वेस्टर को टैक्स को सेव करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर इन बॉन्ड को बाय कर सकते हैं टैक्स को देखने के लिए।
जैसे आरबीआई एक सेविंग बॉन्ड इशू करता है जो टैक्स सेविंग बॉन्ड होता है, इसके ऊपर 6.5% का इंटरेस्ट होता है जो इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री होता है। तो टैक्स फ्री होने की वजह से लोग इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं और इनका एक लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी रेट मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट की रेट से काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। इसमें दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फिनंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें डेट और इक्विटी दोनों के एलिमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के फीचर का ये कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी में अपना एक यूनिक रिस्क और रिवॉर्ड करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब इसके अंदर रिवॉर्ड भी मिलता है और रिस्क भी हमेशा रहता है। और इसमें इन्वेस्टर्स में मतलब अगर हम बात करें जैसे इजी एग्जिट बॉन्ड विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या हुआ, ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती हैं। इजी एग्जिट बॉन्ड विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कि आप आसानी से इसमें से एग्जिट कर सकते हो, आसानी से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो रेट होती है वो भी फ्लोटिंग होती है। इन बॉन्ड के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फ्लैक्सिबल होता है और इसको रिवाइज किया जाता है आफ्टर एवरी मंथ। रेगुलर टाइम इंटरवल पर हम इसको रिवाइज करते हैं और इन्वेस्टर के पास एक एग्जिट ऑप्शन होती है कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले अपना पैसा वापस ले सकता है। इन बॉन्ड का जो बेसिक मोटिव होता है, जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, और हम एक अपने आप को सेव करके रखना चाहते हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी आती है बैंकर एक्सेप्टेंस। जब बैंक क्लाइंट के बिहाफ पर बिल को एक्सेप्ट करता है तो इसको हम बैंकर एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और बैंक क्या करेगा इसमें, मतलब ड्यू डेट से पहले पर्सन को या उसके ऑर्डर पर किसी को पेमेंट करने का प्रॉमिस लेता है। ये टाइम ड्राफ्ट एक्सेप्टेड की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक की गारंटी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, डोमेस्टिक नेचर की भी हो सकती है और फॉरेन नेचर की भी हो सकती हैं। जैसे अगर एक्सपोर्टर क्या करता है, बैंकर एक्सेप्टेंस की डिमांड करता है और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो इम्पोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर का बैंक इम्पोर्टर के बिहाफ पर बिल को एक्सेप्ट करेगा और ये एक्सपोर्टर के माइंड में एक कॉन्फिडेंस को जनरेट करेगा। एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, बैंकर की एक्सेप्टेंस को अपने पास टिल मैच्योरिटी डेट रख सकता है या वो ड्यू डेट से पहले भी बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। और ये जो बैंकर एक्सेप्टेंस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस में होती हैं, ठीक है। लास्ट आता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल बिजनेस यूनिट के थ्रू इशू किए जाते हैं, जो हम नॉर्मली उसमें देखते हैं बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स पेबल होते हैं और इनको गुड्स की एक्सचेंज के लिए इनको इशू किया जाता है। कमर्शियल बिल प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में हो सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकते हैं। अगर तो ये बायर के थ्रू इशू किया जाता है फिर तो ये प्रोमिसरी नोट होता है, जिसमें बायर प्रॉमिस करता है कि मैं स्पेसिफिक डेट को जो भी मैंने गुड्स खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं, तो उसकी मैं पेमेंट कर दूंगा। और अगर ये सेलर इशू करता है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में होता है। इसमें सेलर बायर को डायरेक्ट करता है कि वो स्पेसिफिक डेट के बाद स्पेसिफाइड डेट को स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दे और बिल का जो होल्डर होता है उस बिल को बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है अगर उसको मैच्योरिटी डेट से पहले अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो इशू की जा सकती हैं फंड को रेज करने के लिए। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एसेट का पार्ट है जो हम लोग कंपोनेंट पढ़ते हैं। हमारे जो फिनेंशियल सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, तो दिस वाज फर्स्ट कंपोनेंट।